जी, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को सीएम बनाया गया है और शिवराज को नहीं बनाया गया है, तो उसके पीछे की क्या मजबूरी है भाजपा के सामने? देखिए, मजबूरी तो हम नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति में मजबूरी जैसा कोई शब्द उनकी नजर में नहीं होगा। मैं इसे समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी शाह की जोड़ी में। सामाजिक समीकरण देखिए इसके पीछे। कांग्रेस जिस वक्त ओबीसी जनगणना की बात लेकर आई है, पूरे देश में उसकी बात कर रही है। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए थे तब भी लगातार इस बारे में बात करते रहे। सब जगह में ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, यद्यपि अब तक के भी 3 मुख्यमंत्री ओबीसी थे, लेकिन यादव समुदाय को इस तरीके से लक्ष्य किया गया है कि पास में सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक चुनौती है बीजेपी के सामने। वहां के यादवों को लामबंद करने के लिए मध्य प्रदेश की बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। मुझे लगता है मोदी शाह की रणनीति में यह रहा होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए यादव जैसे एक बड़े समुदाय को साध कर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की जमीन है, अखिलेश यादव की जो जमीन है, उस पर कब्जा किया जाए, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा जाए। 2 मुख्यमंत्री बनाए गए, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। तो मैं समझता हूं सभी वर्गों को साधने की कोशिश इसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें कई बड़े सवाल अभी छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग लोकसभा छोड़कर विधायक बने हैं, सांसदीय और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बने, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति उपकृत हो पाया। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया गया, लेकिन बाकी प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसदों में रीति पाठक, फग्गन सिंह कुलस्ते खैर चुनाव हार गए, लेकिन गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, इन सब लोगों का भविष्य क्या होगा ये अभी बड़ा अनिश्चित है। शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है केंद्र में कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। अभी तो लोकसभा चुनाव में 6 महीने हैं, बिना चुनाव के वे केंद्र में मंत्री रह सकते हैं। कृषि मंत्री की कुर्सी खाली हो गई नरेंद्र सिंह के हटने से। मैं शुरू से कहता आया हूं, पिछले जब से चुनाव चल रहे हैं 1 डेढ़ महीने से मैं कहता आया हूं कि शिवराज सिंह चौहान के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की कुर्सी है। और जिस समय सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ था, उस दिन से मैं हर डिबेट में कहता आया हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शिवराज सिंह चौहान तो वहां एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए आज का दिन बहुत भारी होगा। वे जिन तेवरों के साथ चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी अमित शाह को आंखें तरेरी उन्होंने पूरे चुनाव में और प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद उनका दावा तो बनता ही था 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। जी। क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश छोड़ना चाहते थे? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, और खास तौर से नरेंद्र मोदी जैसे महानायक के युग में आप केंद्र में मंत्री हो भी जाएं तो आपकी क्या गिनती है वहां। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्रियों की कोई वक़्त नहीं है, हम सब जानते हैं। पीएमओ से पूरी सरकार चल रही है। जिस सरकार में राजनाथ सिंह जैसों का कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, उस सरकार में वे केंद्र में मंत्री बनने के बजाय स्वाभाविक है उनकी जगह आप भी होते तो आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने को प्राथमिकता देते। मैं होता तो मैं भी यही प्राथमिकता देता। और स्वाभाविक है, जिस मध्य प्रदेश को संवारने का दावा शिवराज सिंह चौहान का है, लाडली बहनों का इतना प्यार उन्होंने जताया है, जिसका दावा उनका दावा है उनके खेमे का कि इस जीत में लाडली बहनों का बहुत योगदान है, उस राज्य को छोड़ना शिवराज सिंह चौहान अपनी मर्जी से तो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन वे बगावत नहीं कर सकते, ये भारतीय जनता पार्टी है, या उस तरह की बगावत अब नहीं होती। अटल आडवाणी के युग में शंकर सिंह बाघेला, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन लोगों ने बगावत की थी। अब तो मोदी शाह के ईडी सीबीआई के युग में कौन बीजेपी का नेता होगा जो पार्टी छोड़कर या मोदी शाह के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत या दुस्साहस करेगा। मेरा निष्कर्ष यह है, शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल भी अपने अंतरात्मा की गहराइयों से कदाचित मध्य प्रदेश नहीं छोड़ते होंगे, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए विवश किया गया। आज सुबह तक वे ये जरूर जानते रहे होंगे वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन मोहन यादव बन जाएंगे इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी। शायद नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री बनते तो मुख्यमंत्री बनते, उनके मातहत मंत्री बनना नरेंद्र सिंह शिवराज सिंह स्वीकार कर सकते थे। मध्य प्रदेश में इससे पहले 2 अवसर ऐसे आ चुके हैं। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बाद में मंत्री बनना स्वीकार किया उन्होंने शिवराज सिंह की सरकार में। इससे पहले भी कैलाश जोशी, शुक्लेचा के समय ऐसा उदाहरण हो चुका।
तो मैं समझता हूं मोहन यादव के मातहत शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो, यह तो संभव नहीं है। इसलिए बहुत बहुत ही बुझे मन से वे मुख्यमंत्री आवास श्यामला इसका खाली करेंगे अभी। जी। आखिरी वक्त तक मतलब इतनी बड़ी जीत भाजपा की 165-64 सीटों में, मतलब कहीं ना कहीं कद भी तो शिवराज सिंह का बढ़ रहा था। देखिए, यही वो असली चिंता है कि मोदी शाह के न चाहते हुए भी मध्य प्रदेश में जो जीत मिली है, भले वे लोग न मान रहे हों, लेकिन बाकी का पूरा देश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम सारे लोग, हम और आप जो स्वतंत्र प्रेक्षक हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अनथक मेहनत की, 160 सभाएं की, उनकी जो गेम चेंजर स्कीम जिसको वे मानते हैं, लाडली बहना योजना, इस सबको श्रेय तो जा ही रहा था। और इस सब के श्रेय के बाद अगर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना पड़ता शिवराज सिंह चौहान को, तो मई 2024 में शिवराज सिंह चौहान के सामने, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान कितना बड़ा विकल्प बन जाते, कितना बड़ा उनका कद होता। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान 5 बार के मुख्यमंत्री हो जाते। मोदी जी कुल 12 साढ़े 12 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान आज के बाद 18 साल के बाद के मुख्यमंत्री हो जाते। तो इस तरह का कोई विकल्प उनके सामने खड़ा न हो, इसके लिए मुझे लगता है उनको यहां रोक दिया गया है, ताकि मई में, अगले साल की जो मई की गर्मियां होंगी, उसमें मोदी जी के माथे पर पसीना ना आए कि कोई और विकल्प भी पार्टी में ऐसा है जिसे संघ का भी समर्थन मिल सकता है। मुझे लग रहा है इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया गया। जी। तो सर, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे को नए, अब राजस्थान में क्या होने वाला है? देखिए, राजस्थान की पहेली भी इसलिए उलझी हुई है कि वहां वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता मोदी शाह के सामने ताल ठोक कर खड़ी है। पूरे देश की राजनीति में हम जानते हैं कि जितना मोदी शाह से टकराने का काम वसुंधरा ने किया, उतना तो कोई नहीं टकराया। थोड़ा योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते समय और बीच बीच में 1-2 अवसर पर टकराव लिया उन्होंने, लेकिन बाकी के समय ठीक रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को भी वे इसी पायदान पर रोक देना चाहते हैं कि 2024 में, यद्यपि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री पद की दावेदार तो नहीं हो सकती जैसे शिवराज सिंह हो सकते थे या योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे कल को, लेकिन वसुंधरा राजे के तेवरों से मोदी शाह को तसल्ली नहीं होती। उनको लगता है कि ये चुनौती देती है, आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं, इसलिए पूरे चुनाव में उनके नाम की घोषणा में देरी की गई, बाद में टिकट बंटवारे में भी उनकी उस तरह नहीं चली। और अब जिस तरह हो रहा है कि किसी के घर जाकर न मिले, ऐसा निर्देश बीजेपी जैसी पार्टी बाकायदा लिखित में जारी कर रही है। मध्य प्रदेश में भी निर्देश दिया गया था आज सुबह कि विधायक लोग मीटिंग से पहले किसी से कोई बात ना करें। तो इस तरह से बीजेपी के भीतर का जो कल्चर है, पार्टी विद डिफरेंस है, तो वो पार्टी विद डिफरेंसेस हो गई है, उसमें मतभेद बहुत हो गए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे से भी ये उम्मीद नहीं की जाती कि वे कोई बगावत करके अपने पूरे गुट को बाहर लेकर निकल आएंगे और कोई अशोक गहलोत या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहां आदिवासी हो गया छत्तीसगढ़ में, या ओबीसी हो गया, तो हो सकता है राजस्थान में कोई और ऐसा ही चौंकाने वाला नाम राजपूतों में से, क्षत्रियों में से ढूंढकर ले आया जाए। कोई भी नाम हो सकता है। इसलिए हम और आपको अपनी पत्रकारिता को यहाँ कम से कम मोदी शाह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सूत्रों पर आधारित नहीं रहना चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे सारे सूत्र नाकाम रहते हैं। जब भी वे ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो हम सबको चौंकाते हैं। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए वे क्या फैसला करते हैं। जी। तो जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने एक मैसेज दिया दिल्ली तक, तो क्या शिवराज को भी उस तरीके का मैसेज देना चाहिए था? आपका क्या मानना है? देखिए शिवराज ने तो मैसेज दे दिया था। वे चुनाव जीतने के बाद दिल्ली नहीं गए। आपने देखा उन्होंने बयान दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बजाय इसके वे लोकसभा चुनाव की तैयारी में कूद गए। छिंदवाड़ा हुआ है, राधौगढ़ हुआ है, राघवगढ़। तो वे एक तरह से दिल्ली को, दिल्ली दरबार को, मोदी शाह के तख्ते ताऊस को ये मैसेज, ये पैगाम तो दे ही रहे थे कि आप मुझे नहीं बनाने जा रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन न दैन्यम न पलायनम, मैं दीनता प्रकट नहीं करूंगा, न पलायन करूंगा। इसलिए मैं दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने नहीं आऊंगा। एक बहुत बारीक बात आपको याद दिलाता हूं, बहुत कम लोगों ने इस बात को नोट किया होगा शायद। 3 तारीख को चुनाव परिणाम निकला। उस दिन से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत रूप से बधाई नहीं दी है। आप एक भी खबर ऐसी ढूंढकर दिखा दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री ने टेलीफोन करके बधाई, प्रधानमंत्री जब बधाई देते हैं तो उसकी बाकायदा खबर जारी होती है कि फला व्यक्ति को, यहां तक कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी बधाई देते हैं चुनाव जीतने पर, दूसरी पार्टियों के नेताओं को। ये तो उनकी पार्टी के नेता, उन्होंने बधाई नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने जितने भी अभी तक उनके अभिनंदन समारोह हुए वहां शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं, संगठन का नाम ले रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे। तो ये लकीर बहुत साफ और बहुत मोटी लकीर खींच चुकी थी, और जिसमें चलते चुनाव में तय था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आखिरी कमेंट, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सरकार मतलब सिंधिया के साथ मिलकर गिराई, वसुंधरा ने वो काम नहीं किया, फिर शिवराज सिंह आज मुख्यमंत्री नहीं रहे इसके बाद भी। देखिए, अब आज उनको पछतावा हो रहा होगा कि अगर वो सरकार गिरा के इस तरह से सिंधिया के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते तो यकीन मानिए 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार चल जाती तो भी बीजेपी शायद मध्य प्रदेश में आती। कांग्रेस 5 साल की सरकार में अपनी ऐसी गलतियां कर बैठती कि जनता बदलाव कर देती, तब शायद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन जिस तरह सरकार गिराकर सिंधिया की मदद से वे मुख्यमंत्री बने, यद्यपि उस ऑपरेशन में शिवराज का कोई योगदान नहीं था, वो ऑपरेशन तो सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्देशन में चला था। तो अब ये तो हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो अब यूं होता तो क्या होता की तो अब कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के लिए आज का दिन बहुत भारी होने जा रहा है।